हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो यार, अब मुझे मन कर रहा है कि मैं ये सब यूट्यूब छोड़ ही दूं, क्योंकि थोड़ा सा भी मान लो मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रहे। एक तो व्यूज नहीं आ रहा है, ये यूट्यूब को पता नहीं क्या मेरे से खुन्नस है। एक तो ये व्यूज नहीं आ रहे हैं, 2 व्यूज 4 व्यूज 3 व्यूज ऐसे करके व्यूज आते हैं, और उसी में आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अभी मेरे 19 सब्सक्राइबर्स हैं। अगर इस वीडियो के बाद मेरे सब्सक्राइबर्स गेन नहीं हुए, अगर सब्सक्राइबर्स 50+ नहीं हुए, अगर मेरे वीडियो पे अच्छा खासा व्यूज नहीं आया, यही लास्ट वीडियो हो सकती है हमारी। ठीक है, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा। आप लोग कहीं और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग केवल डिजिटल बोर्ड देखते हो। डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई नहीं होता है। ठीक है, टीचर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, और मेरे अंदर उतनी क्वालिटी है, क्योंकि मैं ऑफलाइन में जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो समझ में आता है, मेरे बच्चे टॉपर्स बनते हैं। तो आप लोग सब कुछ हटा करके एक बार अच्छे तरीके से जो मैं बोलता हूँ वो सुनो, और अच्छे तरीके से एक बार मेरी वीडियोस को देखा करो। आप डिजिटल बोर्ड भूल जाओगे। ठीक है, सपोर्ट करो, नहीं तो शायद ये लास्ट वीडियो हो सकती है हमारी, उसके बाद कुछ नहीं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर तीसरा पढ़ेंगे। ठीक है, जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। तो इसमें रैखिक समीकरण क्या है? तो ऐसा समीकरण जिसमें केवल अधिकतम घात एक रहे, और दो चर वाला का मतलब इसमें ए बी सी डी का दूगो लेटर रहेगा। ठीक है, एक्स वाई दोनों रहेगा। अब सुनो, ये जो वास्तव में ये समीकरण है, ये दर्शाता किसे है? तो ये एक रेखा को दर्शाता है। ठीक है, और रैखिक समीकरण युग्म की बात हो रही है, तो इसका मतलब कि दूगो समीकरण रहेगा, यानी दो समीकरण रेखाएं रहेंगी, तो इनको रैखिक समीकरण युग्म बोला जाएगा। युग्म का मतलब कि जोड़ा। तो यहाँ पे दो हैं तो जोड़े हो गए, है ना। अब देखो, ये पहला समीकरण है, इनसे कुछ फॉर्मूले बनेंगे, अभी हम बताएंगे। अभी हम ये सब लिख रहे थे, हमारा ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो ये हमारा पहला समीकरण है। इस समीकरण में आप देखोगे तो यक्स के आगे 5 है, वाई के आगे 3 है, और बिना यक्स वाई का 8 है। तो देखिए, यक्स के आगे जो रहता है वो ए का मान होता है, वाई के आगे जो रहता है वो बी का मान होता है, बिना यक्स वाई का जो रहता है वो सी का मान होता है। और क्योंकि ये पहला समीकरण है, इसीलिए इसमें जो ए रहेगा वो A1 बोला जाएगा, और जो बी रहेगा वो B1 बोला जाएगा, और जो सी रहेगा वो C1 बोला जाएगा। एक बात और, दोनों समीकरण में ये जो सी का मान है और ए और बी का मान है, वो बिल्कुल एक तरफ रहना चाहिए। इसमें अगर ए और बी का मान लेफ्ट साइड में है और सी का मान राइट साइड में है, तो इस वाले समीकरण में भी ए और बी का मान लेफ्ट साइड में और सी का मान राइट साइड में ही होना चाहिए। अगर इस समीकरण में ए बी सी तीनों अगर राइट साइड में लेफ्ट साइड में है, तो इसमें भी तीनों को लेफ्ट साइड में कर लेंगे। अगर नहीं रहेगा तो हम अपनी तरफ से पक्षांतर करके बना लेंगे। तो चलिए, तो पहला वाले में हमारा A1 का मान 5, B1 का मान 3 और C1 का मान 8 है। ऐसे ही दूसरा समीकरण है, तो दूसरा समीकरण के लिए हमारा A1 A2 B2 और C2 निकलेगा। तो A2 का मान 4, क्योंकि यक्स वाले का आगे ही हमारा A रहता है, तो A2 का मान 4, B2 का मान 2, C2 का मान 7। ठीक है, इस प्रकार से A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकल गया। अब क्या करेंगे? तो यहाँ A1 बटा में A2 करके A1 और A2 का अनुपात निकालेंगे। तो A1 बटा A2, A1 का मान 5 है, A2 का मान 4 है, रख दिया, अनुपात निकल गया। फिर उसी प्रकार से B1 बटे B2 का अनुपात निकालो, तो 3 बटा में 2, क्योंकि B1 का मान 3 है, B2 का मान 2 है। फिर इसी प्रकार से C1 बटा C2 निकालो, तो C1 का मान 8 है, C2 का मान 7 है, ये भी निकल गया। इस प्रकार से हमें A1 B1 C1 ज्ञात करके इन सब का अनुपात निकालना होता है दोनों समीकरण के लिए। ठीक है, और जब अनुपात निकल जाता है तब हमारे पास मिलते हैं 2-3 स्थितियां। देखिए कौन कौन सी स्थिति है। तो पहली स्थिति ये आएगी कि A1 बटे A2 का जो अनुपात है, यानी कि यहाँ पे जो A1 बटे A2 का अनुपात है, वो B1 बटे B2 के बराबर नहीं रहेगा। अभी भी बराबर नहीं है। तो जब A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर नहीं रहे, तब हम बोलेंगे कि रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेदी। क्योंकि हम बताए थे कि ये समीकरण रेखाओं को दर्शाता है ना। ये समीकरण किसको दर्शाता है? रेखाओं को दर्शाता है। तो यहाँ पे दो समीकरण है, तो दो समीकरण है तो दो रेखाएं हो गई। तो ये दोनों रेखाएं क्या है? अगर ये बराबर नहीं है तो ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। प्रतिच्छेदी का मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रही होंगी, एक बिंदु पे काट रही होंगी। और जब ये एक बिंदु पे मिलती हैं, एक बिंदु पे काटती हैं, तो इनका केवल एक ही हल होगा। ठीक है, तो जब ये वाली स्थिति आपको देखने को मिले तो समझ जाओ कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तथा इनका केवल एक हल होगा। अब दूसरी स्थिति हमारी क्या कहती है? दूसरी स्थिति बच्चों हमारी कहती है कि यदि A1 बटा A2 बाई चांस A1 बटा A2 बराबर हो जाए B1 बटे B2 के, है ना। अगर B1 बटे B2 के बराबर हो जाए तब हम C1 बटे C2 को भी लाएंगे यहाँ पे। इसमें क्या था? इसमें A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं हुआ, तो C1 बटा C2 को हम लोग ध्यान ही नहीं दिए, उसको छोड़ ही दिए, बस यहीं से हमारा मिल गया प्रतिच्छेदी रेखा।
लेकिन बाई चांस A1/A2 B1/B2 के बराबर हो जाएगा, तब C1/C2 को देखेंगे और C1/C2 भी इनके बराबर रहेगा, यानी कि ये तीनों अनुपात आपस में बराबर रहेंगे। तब तब क्या होगा, तो तब हमारी रेखाएं तब हमारी रेखाएं क्या रहेंगी, तो तब हमारी रेखाएं समपाती कहलाएंगी, समपाती। ठीक है, तब रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। और समपाती क्या होता है बच्चों, तो समपाती बोला जाता है कि एक लाइन ऐसे पहली वाली लाइन ये खींच दिया गया, अब इसी लाइन के ऊपर दूसरी वाली लाइन को भी खींच दिया गया। ठीक है, इसी के ऊपर, मतलब एक लाइन है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन खींच दिया गया, यानी कि इस प्रकार से मान लीजिए कोई पहली लाइन हो गई और इस लाइन के ऊपर एक और लाइन ऐसे खींच दिया गया। इन लाइन को अब देखो कॉपी पे, जब हम पहली लाइन खींचे, देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं, जब पहली लाइन खींचे और यहीं पे एक दूसरी लाइन खींचे, तो पहली वाली लाइन दूसरी वाली लाइन से ढक गई। लेकिन इसको हम ऐसे करके देखेंगे तो ये दोनों रेखाएं दिखाई देंगी और हमें ये पता चलेगा कि ये दोनों रेखाएं हर एक बिंदु पे एक दूसरे से चिपकी हुई हैं, यानी कि हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही हैं, एक दूसरे को चिपक रही हैं, छू रही हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति जब आती है हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को छू रही हैं, यानी कि अनंत भागों पे छू रही हैं, तो इसलिए इसका क्या हो जाता है, तो इनका अनेकों हल होगा, अनेकों हल होगा, है ना। और इस वाली में क्या था, इस वाली में एक लाइन ऐसे थी, एक लाइन ऐसी थी, ये दोनों एक दूसरे को एक ही बिंदु पे बस छू रहे थे। देखिए एक बिंदु पे बस छू रहे हैं, तो इसका केवल एक ही हल होगा। इसमें क्या है, अनेकों बिंदुओं पे छू रही हैं, इसमें हाँ अनेकों बिंदु पे ऐसे छू रही हैं, तो अनेकों हल होगा। अब चलते तीसरी स्थिति पे। तीसरी स्थिति हमारी क्या है, तो तीसरी स्थिति है कि मान लीजिए A1/A2 जो है वो B1/B2 के तो बराबर रहेगा, B1/B2 के बराबर रहेगा, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं रहेगा। ये भी हो सकता है कि A1/A2 B1/B2 के बराबर रहे और C1/C2 के बराबर ना रहे। तब क्या होगा, तब रेखाएं कैसी हो जाएंगी, तब हमारी रेखाएं समांतर हो जाएंगी, समांतर होगी। और समांतर रेखाएं तो आप लोग जानते ही होंगे, समांतर रेखा यानी कि ऐसी रेखा जो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती, कभी भी किसी भी स्थिति में एक दूसरे को छूती नहीं है, यानी कि इस प्रकार की रेखाएं, ऐसी रेखाएं, है ना। अब इस प्रकार की रेखाएं हो जाएंगी, अब देखिए ये हमारी दोनों पेन समांतर हो गई, और जब दोनों पेन समांतर हो गई तो ये किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को छू रही हैं, नहीं छू रही हैं। और हम क्या बोले थे कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को जहां पे छुएंगी वही उसका हल होगा। एक बिंदु पे छुएगी एगो हल होगा, हर एक पॉइंट पे छू रही है तो हर एक पॉइंट पे एक एक हल होगा, यानी कि अनेकों हल हो जाएगा, क्योंकि अनेकों बार छू रही है। यहाँ पे एक भी बार नहीं छू रही है तो इसका क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, है ना, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, यानी कि इसका मान नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तीन गो हमें इसमें पढ़ना था। एक बात और ध्यान दीजिए, अगर हम देख पा रहे हैं कि केवल दो स्थितियों में, मतलब क्या है, केवल इन दोनों स्थितियों में, पहली और दूसरी स्थितियों के हल हो रहे हैं। पहली वाली स्थिति का केवल एक हल हो रहा है क्योंकि एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु पे टच कर रहा है, और दूसरी वाली स्थिति में अनेकों हल हो रहा है क्योंकि अनेकों बार टच कर रहा है, यानी कि हल तो हो रहा है ना पहला और दूसरा में। तो जिसमें हल होता है उसको हम लोग कहते हैं संगत, यानी कि पहला और दूसरा जो हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, संगत रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, पहला और दूसरा हमारी संगत रेखाएं कहलाएंगी, लेकिन तीसरा वाला में एक भी हल नहीं हो रहा है, और जब एक भी हल नहीं होगा तो इसे बोला जाएगा असंगत। ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही इसमें आपको बेसिक याद रखना था। और आगे देखा जाए कुछ, तो इस मान लो कि ये रेखाएं जब जब हल हो रहा है तो इनका कुछ ना कुछ हल होगा, हल होगा तो हल करने का कोनो ना कोनो विधि होगा। तो यहाँ रेखाओं को हल करने की कुछ विधियां हैं, हल करने की विधि। अब देखिए इन रेखाओं को हल करने की निम्न विधियां हैं। पहली विधि हमारी ये है कि हम लोग क्या करें, पहली विधि हमारी ये है कि ग्राफीय विधि से हल कर लें, है ना, ग्राफ द्वारा। एक विधि ये है कि ग्राफ द्वारा हल किया जाए। दूसरा विधि हमारा ये है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल किया जाए, प्रतिस्थापन, है ना, प्रतिस्थापन विधि द्वारा किया जाए। तीसरा विधि हमारा ये है कि विलोपन विधि द्वारा किया जाए, विलोपन विधि। और चौथा भी हमारा कुछ हो सकता है, चौथा हमारा हो सकता है वज्र, नहीं वज्र यहाँ पे नहीं रहेगा, वज्र गुणन विधि, है ना,
वज्र गुणनखंड विधि मान लीजिए, वज्र गुणनखंड विधि। इस प्रकार से 3-4 विधियों के बारे में हमें पढ़ना। अभी फिलहाल आपका ये वज्र गुणनखंड जो है, ये वाला पॉइंट आपके किताब से कट चुका है। तो अभी बस हमें ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, इन 3 विधियों के बारे में पढ़ना है, जो कि हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे अच्छे से। सही बता रहे, तो एक एक पॉइंट इतना बढ़िया से क्लियर होगा आपका। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर इस वीडियो में हमें सपोर्ट नहीं मिला तो शायद हम अगली वीडियो ना बना पाए, क्योंकि मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। अब तक मैं लगभग 7-8 एक चैप्टर पूरा क्लियर करा दिया, 7-8 वीडियो बना दिया हूँ, शॉर्ट्स बहुत सारे बनाए हैं मैंने, बट एक भी वीडियो मेरा वायरल नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। यूट्यूब हमारे साथ पता नहीं क्या चाहता है। तो प्लीज़ यूट्यूब से भी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी ये वीडियो नहीं चली तो शायद मैं ना बना पाऊंगा आगे वीडियो। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए मेरा, ठीक है। एक बार मेरी वीडियो बच्चों के पास भेजिए तो सही, बच्चे थोड़ा ध्यान से पढ़े तो सही। अगर नहीं समझ में आएगा तो लोग रिपोर्ट करेंगे वीडियो पे कि नहीं समझ में आ रहा है, हम खुद ही बनाना बंद कर देंगे। और अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग फिर भी बताइएगा। अगर मान लीजिए इस वीडियो में 10 से 12 बच्चे भी कमेंट कर देंगे कि हाँ सर अच्छा है, पढ़ाई है, तब हम आगे कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं।